नमस्कार। सोचिए, भारत से यूरोप जाने का एक बहुत ही लोकप्रिय और किफ़ायती रास्ता अचानक बंद हो जाए। ये सिर्फ एक एयरलाइन का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी है जिसमें कूटनीति, टकराव और करोड़ों डॉलर दांव पर लगे हैं। तो पहेली यही है कि भारत और यूरोप के बीच इतनी अच्छी चल रही एक हवाई साझेदारी आखिर टूट क्यों रही है। इसका जवाब हमें हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों में मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस साझेदारी की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में भारत से यूरोप की सीधी उड़ानें एक चुनौती थीं और तुर्की उसका एक बहुत बड़ा समाधान बनकर उभरा था। देखिए, भारत से यूरोप के लिए सीधी उड़ान भरने के लिए बड़े चौड़े विमानों की जरूरत होती है। ये विमान बहुत महंगे होते हैं और इनको चलाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कई एयरलाइंस के लिए ये आर्थिक रूप से उतना फायदेमंद नहीं होता। और यहीं पर तुर्की की भूमिका आती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो एशिया से यूरोप जाने के लिए तुर्की एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार जैसा है। उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसे एक आदर्श लेओवर पॉइंट बना देती है। तो ये साझेदारी काम कैसे करती थी, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इसने हजारों यात्रियों के सफर को बेहद आसान और किफायती बना दिया था। ये प्रक्रिया बहुत सीधी साधी थी। इंडिगो यात्रियों को भारत से तुर्की तक ले जाती थी और फिर वहां से टर्किश एयरलाइंस उन्हें उनके अंतिम यूरोपियन डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती थी। ये एक तरह की ब्रेक जर्नी थी, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक। इस पूरी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा था सिंगल पीएनआर, यानी एक ही टिकट नंबर पर पूरी यात्रा। इसका मतलब ये था कि अगर आपकी पहली फ्लाइट लेट भी हो जाए तो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती थी। अगर दो अलग अलग टिकट होते तो ये सुविधा नहीं मिलती और सारा का सारा जोखिम यात्री का होता। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था। इस साझेदारी के तहत भारत और तुर्की के बीच रोजाना 56 उड़ानें चलती थी, 28 आने वाली और 28 जाने वाली। इसने तो एक बहुत बड़ा हवाई गलियारा ही बना दिया था। इस सौदे का एक और अहम हिस्सा था वेट लीज। ये एक तरह का समझौता है जिसमें एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन को सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि पूरा क्रू, पायलट, रखरखाव और बीमा सब कुछ मुहैया कराती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने सिर्फ कार नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ एक टैक्सी किराए पर ली हो। इंडिगो ने ठीक इसी तरह टर्किश एयरलाइन से विमान लीज पर लिए हुए थे। चलिए अब देखते हैं कि ये व्यावसायिक सफलता की कहानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण कैसे एक बहुत तीखे मोड़ पर आ गई। सूत्रों के अनुसार इस तनाव की सबसे बड़ी वजह तुर्की का पाकिस्तान को दिया जाने वाला समर्थन था। दावा किया गया कि तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का समर्थन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह था। तुर्की लगातार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन कर रहा था। हाल के सीमा संघर्षों के दौरान ये भी आरोप लगे कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और परिवहन विमानों जैसी सैन्य सहायता भी दी। इन सब के बाद भारत ने इंडिगो को अपनी साझेदारी खत्म करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ एक उड़ान साझेदारी को रोकने तक ही सीमित नहीं रही। ये एक बहुत व्यापक आर्थिक रणनीति में बदल गई। भारत की जवाबी कार्रवाई कई मोर्चों पर हुई। इंडिगो की साझेदारी खत्म करने के अलावा हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग के ठेके रद्द किए गए, तुर्की से फलों का आयात रोका गया और यहाँ तक कि भारतीय और तुर्की विश्वविद्यालयों के बीच संबंध भी तोड़ दिए गए। इसके साथ ही आम नागरिकों ने भी बड़े पैमाने पर अपनी तुर्की की यात्राएं रद्द कर दी। और इस कूटनीतिक टकराव का आर्थिक असर बहुत बड़ा था। एक अनुमान है कि भारतीय यात्रियों के न आने की वजह से तुर्की और अजरबैजान को सालाना $400 मिलियन के पर्यटन राजस्व का नुकसान हुआ। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए? ये पूरी स्थिति भारत की कूटनीतिक रणनीति में एक संभावित बदलाव की तरफ इशारा करती है। भारत की ये कार्यवाहियां विदेश नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपनी आर्थिक ताकत के एक स्पष्ट और मुखर इस्तेमाल को दिखाती हैं। साफ है कि अब व्यापार और कूटनीति पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ते जा रहे हैं। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या वैश्विक कूटनीति की नई भाषा अब आर्थिक दबाव बन रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित कर सकता है।